तो मेरा नाम है डॉक्टर कार्तिक शाह, ये मेरे वाइफ है डॉक्टर गौरी, बॉम्बे से है। और सबसे पहले हमारी इच्छा है कि आप लोग सब अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। अभी मैं बताऊंगा कि ताली क्यों बजवाई। देखो, क्रिकेट का मैदान होता है ना, उसमें प्लेयर्स अंदर बीच में खेलते हैं, फाइटर्स, और ऑडियंस सिर्फ देखता है और कमेंट मारता है, बराबर। हीरो कौन है? प्लेयर की ऑडियंस। असली हीरो कौन है? प्लेयर। आप लोग अपने सपनों का जो गेम है ना, वो सपने को पूरा करने के लिए जो लड़ाई लड़नी है, आप वो मैदान में उतरे हो, इसलिए आप लोग सब हीरो हो। इसलिए खुद के लिए जोरदार तालियां। अभी मुझे आपके साथ एक गेम खेलनी है। जिनको जिनको अपने दादाजी का नाम मालूम है वो प्लीज हाथ ऊपर करेंगे। शाबाश, वेरी गुड। ऊपर रखो, ऊपर रखो, दादाजी देख रहे। अभी जिनको उनके पिताजी का भी नाम याद होगा ना, वो हाथ ऊपर रखना, बाकी लोग हाथ नीचे ले लीजिए। उनके पिताजी का नाम याद हो तो हाथ ऊपर, बाकी नीचे। अभी नीचे जा रहे लोग क्या? उनके भी पिताजी का नाम याद हो तो हाथ ऊपर। उनके पिताजी और सात यानी एंसेस्टर, सातवें, उनके पिताजी का नाम। वेरी गुड। कोई हाथ नहीं है, एक हाथ है उधर, उनके लिए जोरदार तालियां। शाबाश। अभी मैंने ये क्यों पूछा? थैंक यू वेरी मच। मैंने ये क्यों बोला मालूम है कि आज हम लोग मंदिर में जाते हैं ना, तो कैसा चप्पल बाहर रख के जाते हैं, एज अ भक्ति, मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। वैसे आज मेरा आपको आमंत्रण है कि अपना दिल खोल के बैठिएगा। यहां पे हम जो बोलने वाले हैं और यहां पे जो होगा, अगर आपके दिल में कहीं छू गया ना, तो आप ऐसा कुछ कर दोगे कि आपकी 7 पीढ़ी आपको नाम से जानेगी। हमारी पहचान दूं, हम लोग दोनों होम्योपैथिक डॉक्टर, 17 ईयर्स से हम प्रैक्टिस करते हैं, और मेरे फादर भी होम्योपैथिक डॉक्टर है, और साथ में हम लोग बिजनेस पार्ट टाइम में बहुत दिल से कर रहे हैं। हम लोग को बहुत खुशी हो रही है कि हम ये बिजनेस में हैं। तो आज हम लोग, ये जो आपको थोड़ा दिख रहा ना कि स्टेज पे है, एक्चुअली क्या है, नए लोग को लगे यार हम लोग तो इनके जैसे नहीं है, पर हम लोग पहले ऐसे नहीं थे। ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड की ट्रेनिंग से हम ऐसे बने हैं। अगर मैं आपको मेरी पहले की स्टोरी बताऊं, मैं बचपन का अगर बताऊंगा, तो स्कूल में कैसा था। स्कूल में ना मैं मेरे टीचरों का लाडला था। क्यों मालूम है? आज्ञाकारी विद्यार्थी बोलते हैं ना, हमेशा होमवर्क करके ही स्कूल में जाने का। क्यों होमवर्क करता था? क्योंकि मुझे डर लगता था टीचर का कि पनिशमेंट देंगे। और मेरे घर में अगर आर्थिक स्थिति की बात करूं तो मेरे पिताजी भी डॉक्टर, इसीलिए घर में जरूरत सब पूरी होती थी, पर कहीं ऐसा महसूस हो रहा था कि पैसा ऐसे ओवरफ्लो नहीं हो रहा है। हाँ, ऐसे तो मेरे मन में कहीं एक आ गया कि अगर मुझे बहुत पैसा चाहिए ना, तो मुझे बहुत पढ़ना चाहिए। हम लोग को सिखाते ना, बराबर पढ़ाई करो तो आगे जाके अमीर बनोगे, बराबर। तो मैं भी बहुत बराबर पढ़ाई करता था, पर ये जो सोच है ना कि मैं अगर बराबर मार्क्स नहीं आएंगे तो मेरा भविष्य का क्या, उसके वजह से मेरे अंदर एक डर आ गया। तो हर परीक्षा मैंने बुखार में दी है। मुझे हर परीक्षा के पहले बुखार आता था, हर एग्जाम। और फिर कैसा सीन होता था, मतलब मैं पढ़ने को बैठा हूं, मेरी माँ और मेरे पिताजी दोनों बाजू में बैठते थे। मेरी माँ ऐसे मुझे हाथ फिराती थी हिम्मत देने को, और मेरे पिताजी मुझे कुछ बात करते थे जिससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। एक स्टोरी एग्जांपल आपको बताता हूं। मेरे पिताजी मुझे बोलते थे कि राजा के जमाने में है ना, जो अपने फ्रीडम के लिए वो राजा सिपाही लोग को लड़ाई में भेजते थे। वो सिपाही को और उसकी फैमिली को ये पता भी नहीं होता था कि जिंदा वापस आएंगे कि नहीं, हाथ पांव कटा के आएंगे क्या, उनको नहीं मालूम था। पर फिर भी राज्य के लिए वो लोग लड़ाई को चले जाते थे। फिर पिताजी बोलते कि तुझे तो सिर्फ एग्जाम का पेपर देने का है, ज्यादा से ज्यादा क्या होएगा, तो क्यों डरते हो। तो मुझे लगता है कि बात बराबर है। वो चीज से मुझे ये बिजनेस में भी फायदा हुआ है, प्रेरणा मिली है। नए नए लोग को फोन करने को डर लगता है ना, प्लान दिखाने को भी डर लगता है नए। तो हमको भी ये याद रखना चाहिए ना, लोग तो लड़ाई में जान देने को जाते थे, हमको तो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ प्लान ही दिखाना है, क्या हो जाएगा, बराबर। तो उससे मैं हिम्मत पा के मैंने हर एग्जाम दी, अच्छे मार्क्स से दी, और फिर मैं होम्योपैथिक डॉक्टर बन गया। और हमारे टीचर्स है ना, वो वर्ल्ड में अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर में उनका नाम आता है। तो मैं भी अच्छा डॉक्टर बना। तो अच्छा डॉक्टर बना इसलिए पेशेंट्स को अच्छी दवाई देने लगा, पेशेंट आने लगे, प्रैक्टिस बढ़ गई, इनकम आई। और फिर हमने हमारी घर की फर्स्ट कार ली फैमिली में, मारुति 800, मेरे फैमिली की पहली गाड़ी। तो मुझे लगा वाह अच्छा है। फिर दिवाली में हमने सोचा कि कोई घूमने को जाते हैं, तो हम लोग फर्स्ट टाइम प्लेन में गोवा गए। कितने लोगों को प्लेन में जाने का अच्छा लगेगा, बराबर है।
तो हमको भी ये सपना था कि प्लेन। तो गोवा जाके आए तो हमको तो ऐसा फीलिंग आ गई कि वाह अमीर बन गए, यानी जितना पेट में भूख थी ना उतने सपने पूरे हो गए। तो अभी फिर संडे को क्या करने का, कुछ भी काम नहीं, तो सुबह से शाम तक टीवी के रिमोट में बटन दबाते रहता। शाम को क्या करेंगे, तो चलो मूवी में जाएंगे, अच्छा मूवी नहीं तो ससुराल जाके बैठेंगे, क्योंकि बड़ा सपना कोई था ही नहीं। उस दरमियान मुझे एक फ्रेंड ने होम मीटिंग में बुलाया एमवे की, तो वहां प्लान तो समझा नहीं था, पर मुझे एलओसी का डेमो बहुत अच्छा लगा, वो जो बूट पॉलिश वाला। मैं बोला क्या बात है यार, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स है तो फिर साइन करना चाहिए। तो अभी मेरे बड़े भाई बहन दोनों यूएस में सेटल्ड है, तो मुझे लगा ये कंपनी अमेरिका की है ना, तो मुझे उनकी सलाह तो लेनी ही चाहिए। तो मैंने फोन किया, भाई को पूछा, तो भाई ने है ना गुगली फेंका। वो बोले कि तुझे तेरी डॉक्टरी पे भरोसा नहीं है तो करो। तो भी ये हाँ की ना गया था, समझा ही नहीं मुझे। फिर मेरे जीजा जी मुझे बोले कि अमेरिका में तो ना किसी को पता चलेगा कि तुम एमवे बिजनेस करते हो ना तो लोग भाग जाएंगे। तो वो टाइम को मुझे ये अग्नि वाला बात नहीं मालूम था। अग्नि का जो एग्जाम्पल है ना, अग्नि से ना हम लोग रोज भगवान की पूजा के लिए दिया करते हैं, बराबर। वही अग्नि से कोई घर जला सकता है किसी का, तो अग्नि का तो फॉल्ट नहीं है, बराबर। वैसे एमवे अपने को ईमानदारी से अपने सपने पूरे करने का मौका देता है, उसका अगर कोई छोटा दुरुपयोग कर ले तो एमवे का फॉल्ट थोड़ी है। पर मुझे समझा नहीं, एक तो वो समझा नहीं था और दूसरा इतनी भूख नहीं थी। सपना छोटा था, वो तो ऑलरेडी पूरा हो गया था ना, तो मतलब जाने दे, नहीं करना है। फिर कुछ साल के बाद हमने एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स किया, वहां पे हमारी एक पहचान हुई एक व्यक्ति से, वो डॉक्टर राजेश, वो हमारे मार्गदर्शक थे, कोच बोलते हैं। तो वो प्रोग्राम खत्म हो रहा था ना, एंड में उन्होंने एक एक्सरसाइज करवाई कि तुम्हारी अगर बेस्ट लाइफ होए तो तुम्हारे क्या क्या सपने पूरे होने चाहिए, जरा लिस्ट बनाओ। तो हमने बड़े बड़े सपने लिखे एकदम स्टाइल में कि डुप्लेक्स घर, मर्सिडीज गाड़ी, मेरे भाई बहन अमेरिका रहते तो हम बार बार वहां जाएंगे, पेरेंट्स को बार बार भेजेंगे। और फिर वो कोर्स खत्म हो गया, और कोर्स खत्म हो गया तो डॉक्टर की इनकम तो उतनी ही रहेगी, बराबर है, तो वापस भूल भी गए। फिर थोड़े महीने के बाद मुझे वो डॉक्टर राजेश ने फोन किया कि तुमने जो बड़े बड़े सपने लिखे थे वो पूरे करने के लिए एक मैंने बिजनेस देखा है। तो मैं बोला एमवे है? तो मुझे बोले तुझे पता है क्या? मैं बोला मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने देखा एक्चुअली, पर मेरा कंक्लूजन ये है कि डॉक्टर हो के साबुन टूथपेस्ट में कहां पढ़ूं, लोग क्या बोलेंगे। तो बोले इसमें साबुन टूथपेस्ट के अलावा एक्चुअली जो बड़ी चीज है ना वो तुमने मिस कर दी है शायद, वापस देखो। तो मुझे एक तो है ना वो डॉक्टर पे भरोसा था, दोस्त था मेरा, और दूसरा मुझे भूख हो गई थी, भूख पैदा हो गई थी, बड़े सपने देखे थे ना, इसलिए मैं बोला ठीक है मैं मीटिंग में आऊंगा। देखो ये भूख बहुत इंपॉर्टेंट है, भूख होगी तो ही लोग खाते। तो मैं मीटिंग में गया और लकीली उस दिन जिन्होंने प्लान दिखाया ना वो डॉक्टर एनपी सिंह और विनीता जी थे, हमारे अपलाइन डायमंड है। उनका प्लान देखा, मुझे बहुत प्लान अच्छा लगा, और मेन तो ये थी कि डॉक्टर प्लान दिखा रहे थे तो सफल थे। मुझे लगा डॉक्टर कर रहे हैं तो फिर करना चाहिए। और दूसरा हम एक वहां पे व्यक्ति को मिले, डॉक्टर राम सुब्रमण्यम। वो डॉक्टर राम सुब्रमण्यम जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट, वो डबल एमडी है, एमडी पीडियाट्रिक्स और एमडी होम्योपैथी। रोज 150 पेशेंट देखते थे। तो मुझे वो लगा कि ये अगर ये बिजनेस करते हैं तो मुझे तो जरूरत है। तो उनको देख के मैंने बिजनेस शुरू किया, अभी शुरू किया सिर्फ, और शुरू किया ना तो समुद्र मंथन चालू हो गया। समुद्र मंथन पता है? वो देव और दानव ने शेषनाग की मदद से सब समुद्र में मंथन किया था, और फिर अमृत बार आया था ना, तो पर अमृत के पहले ना वो विष बार आया। हाँ, तो विष हमारे में क्या हुआ मालूम है, लोगों से बात करने का चालू किया ना तो विष बार आया। हमारा मेरे एक रिलेटिव है, उनका बेटा छोटी सी चाली में छोटे से रूम में रहता है, आज भी वही रूम में रहता है। मुझे बोले ये सब स्कीम तो मैंने बहुत देख ली है, तो ऐसा कर तेरा पैसा रिकवर हो जाएगा ना तो सटक लेना। फिर दूसरा एक लड़का था दोस्त, एमबीए पढ़ा था, तो बोले ये तो हमारे पढ़ाई में हमने देखा है, सिलेबस में ये सब मैंने स्टडी किया, ये चलता नहीं, ऐसा कर, टाइम वेस्ट मत कर। मेरे साथ जो पढ़े थे ना डॉक्टर में, मेडिकल कॉलेज में, मुझे बोलते हैं कि हम लोग तो डॉक्टर है, तुझे क्या जरूरत है ये सब करने की। फिर कुछ लोग बोलते थे उसी में से लोग कि ऐसा कर तू अमीर बनेगा बाद में मिलना मेरे को। तो हम प्लैटिनम गए, बाद में वापस मैंने अप्रोच किया तो बोले तू कर सकता है, मैं नहीं कर सकता हूं। फिर मेरे जो एक अंकल है वो मेरे वडील बोलते, तो उनको पता था कि मैं जरा मीटिंग में जाता हूं, थोड़ा जिद्दी हो गया हूं ये बारे में, तो डायरेक्टली ना नहीं बोल सकते थे, इसलिए मुझे इनडायरेक्टली बोले कि पूना में ना एक ज्योतिष है, तेरी कुंडली उनको दिखा जाके, कुंडली में वो देखेंगे तुम्हारे लिए एमवे फलेगा कि नहीं। और मेरे पिताजी खुद देखो, वो डॉक्टर ना, हम लोग के पास देखो पेशेंट आते हैं ना तो सर करके बात करते हैं, सर।
तो मेरे पिताजी बोलते हैं कि तुझे क्या जरूरत है जाके लोगों को मस्का देने मारने की, लोग सामने से अपने पास आ रहे हैं। पर हमने बिजनेस करने का जो निर्णय लिया था ना, उसमें एक्चुअली मेरे पिताजी की लाइफ की स्टोरी ही रीजन थी। मेरे फादर का मैं बोलूं ना, वो सूरत के आगे छोटा गांव है कड़ोद, वहां पे वो बड़े हुए। वहां से उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं डॉक्टर बनूंगा और मैं होम्योपैथी पढ़ूंगा। होम्योपैथी क्यों मालूम है? उसकी दवा सस्ती होती है, तो उनको सेवा भाव का नेचर था। तो बोले चलो दर्दी अच्छा भी होएगा और उनको लोड भी नहीं आएगा पैसे का। तो वो वहां से, वो कड़ोद से वो कलकत्ता गए पढ़ने के लिए। फिर वो बॉम्बे आए, फिर थोड़ा प्रैक्टिस किया, पैसा जमा करके और आगे पढ़ने के लिए यूएस गए, यूके गए, स्विट्जरलैंड गए अच्छे डॉक्टर से ट्रेनिंग को। वहां से बॉम्बे रिटर्न होके वापस प्रैक्टिस की और हमारी एक होम्योपैथिक कॉलेज बॉम्बे में नई शुरू हुई थी, वहां पे वो टीचर बन गए। टीचर बन के वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हो गए 7-8 साल में। पर उनका लाइफ कैसा था मालूम है? वो सुबह से शाम कॉलेज में सिखाते, शाम को रिटर्न होके क्लिनिक में पेशेंट देखते, फिर रात को घर पे जाके ओवर टाइम बैठ के नोट्स बनाते थे, क्योंकि वही नोट्स में से अगले दिन स्टूडेंट्स को सिखाना है। तो मेरी माँ बोलती थी कि तुम्हारे पिताजी ने बहुत मेहनत की है आगे आने के लिए, जीरो से शुरू किया। पर फिर जॉब जब छोड़ा ना, तो उनको जो कॉलेज पगार देती थी 600 रुपीज था महीने का। कुछ साल के बाद मैं 12th में मेरा रिजल्ट आया और मुझे होम्योपैथी कॉलेज में एडमिशन लेना था, तो 1 मार्क से मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा था। तो मेरे फादर ने बात की मैनेजमेंट को कि भाई मैंने इतने साल दिए हैं यहाँ पे। तो ट्रस्टीज ने मेरे फादर को बोला कि आप 60,000 रुपीज डोनेशन दो। देखो उनको जो पगार था ना, उसका 100 टाइम्स डोनेशन मांगा है। तो मुझे क्या, देखो बाद में एडमिशन हो गया, पर मेरे मन में एक बात घुस गई तभी कि मेरे फादर है ना मेहनती और ईमानदार और सेवाभावी है। पर मैंने बोला ये 3 गुण से वो अमीर नहीं बने हैं। ये बिजनेस मैंने देखा ना, तो मैंने कंक्लूड किया कि अमीर बनने को ये 3 गुण ही सिर्फ चाहिए, इसलिए मैंने नहीं छोड़ा। दूसरा, हमारे एक डॉक्टर फ्रेंड की स्टोरी है। वो है ना 26 साल से फैमिली फिजिशियन का काम करते, इतनी सेवा कि वो पेशेंट का अगर ऑपरेशन होगा ना, तो वो ऑपरेशन थिएटर में साथ में खड़े रहेंगे ताकि पेशेंट को लगेगा कि मेरे डॉक्टर भी इधर है। उनका एक बार एक्सीडेंट हुआ ना, तो 4 महीना वो हॉस्पिटल में रहना पड़ा उनको, हिप में फ्रैक्चर हो गया था। मैं उनको मिलने गया तो मुझे बोलते कार्तिक मैंने एक लोकम रखा है, यानी एक डॉक्टर रखा है, पर पेशेंट आधे हो गए, यानी इनकम आधी हो गई। मैंने बोला 26 साल साधना करने के बाद मुझे इतनी आर्थिक असलामती नहीं चाहिए। कुआं तब खोद लूं जब जरूरत नहीं होए। तो इसलिए हमने शुरू कर दिया। और फिर टिके क्यों? टिकने के लिए रीजन थे हमारे खुद के ही सपने। देखो हमारा मेन सपना, मेरे भाई बहन जो यूएस में रहते हैं, मैंने बोला था ना, मेरी बहन 30 साल से अमेरिका है, यानी मैं 5th स्टैंडर्ड में था ना तब से वो गई, यानी मैं एक्चुअली बड़ा भी नहीं हुआ था। जब पता चला ना कि भाई बहन का रिलेशन क्या होता है, तब तक तो वो गई थी। तो मुझे उनकी याद आती ना, तो मुझे आंख में थोड़ा रोने जैसा होता कि इतनी दूर कैसे चली गई कि मैं मिलने को भी नहीं जा सकता हूं, क्योंकि पैसा ज्यादा चाहिए ना। तो जब ये बिजनेस में हमने इनकम देखी ना, तो मैंने निर्णय लिया कि इसमें से मैं अमीर बन के मैं अमेरिका मेरी भाई बहन को मिलने जाने वाला हूं। तो अभी जो दोस्त लोग ने ना बोला, जिन्होंने भी मुझे ना बोला, क्या वो लोग मेरे सपने पूरे करने वाले थे? तो मैंने बोला कि मैं उनकी बात कैसे मानूं, क्योंकि मेरे सपने तो मुझे ही पूरे करने पड़ेंगे। दूसरा, मैंने मेरे अपलाइंस को देखा, उसमें से एक अपलाइन के बारे में बात करूं कि उनको पैसे की इतनी तकलीफ थी कि मुझे मालूम था कि कई बस स्टॉप यानी कई किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर वो बस लेने के बदले चलते थे ताकि 4 रुपए की टिकट बच जाएगी। वो रोज सेम शर्ट पहनते थे, सेम शर्ट पहनने का, धोने का, रात को सुखा के दूसरे दिन वही शर्ट पहनने का। मैंने बोला कि यार इनको जितनी तकलीफ है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये अपने सपने को पूरा करने को अगर ऐसा फाइट कर सकते हैं, तो मैं फाइट क्यों नहीं करूं? फिर हम लोग सिस्टम में भी प्लग हो गए, हम लोग हर ओपन मीटिंग में जाने लगे। तो मुझे वहां मैंने देखा कि बिजनेस तो चलता है। फिर हम लोग ये जो किताब है ना, ये किताब मैंने पढ़ने का शुरू किया। देखो डॉक्टर था ना, तो पढ़ने का तो आदत था। सोचिए और अमीर बनिए, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, वचनों प्रति निष्ठा, पैराबल ऑफ पाइपलाइन, ये सब किताब पढ़ी ना मैंने, तो मुझे लगा कि जिस बिजनेस में इतनी अच्छी किताब अगर पढ़ने को सलाह देते हैं, वो बिजनेस टोपी नहीं हो सकता है। मैं भले पैसा नहीं कमाऊं, बिजनेस में गड़बड़ नहीं है। और ये सीडी सुनने लगा ना, उससे मुझे वो वैक्सीन मिलता है ना, रसीद, हाँ वो मिल गया। अभी एक सीडी की मैं बात करूं ना, कुलीन देसाई की सीडी है, अंबानू झाड़, मैंगो ट्री। मेरा फाउंडेशन ये सीडी ने बनाया है, उसमें बहुत अच्छी स्टोरी है। ये कुलीन देसाई जो है ना, सिटी बैंक न्यूयॉर्क के वाइस प्रेसिडेंट,
यानी सुनेंगे तो ध्यान से सुनना पड़ेगा, भाई सफल आदमी है। उन्होंने एक स्टोरी बताई कि मैं कार में जा रहा हूं, सिग्नल पे खड़ा हूं, बाजू में एक 2 व्हीलर वाला आता है, हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, 2 बच्चे लटक रहे। मैंने उनको पूछा भाई ये 2 व्हील के बदले 4 व्हील करना है? तो बोले नहीं ठीक है। तो मैं समझ गया कि ये स्कूटर पे जाना उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं वो छीन नहीं सकता हूं। तो वो बोलते हैं कि जिसको भूख है ना उसी को परोसो। फिर उन्होंने एक और एग्जांपल वो पत्ते की केट वाला दिया है। बोले 52 पत्ते होते हैं ना, अगर आपको 4 इक्के ढूंढने हैं तो आपको सब पत्ते उठाने पड़ेंगे। अगर 20-25 पत्ते उठाओ पर इक्का नहीं आएगा ना तो दुखी नहीं होने का, उल्टा खुश हो जाएगा कि बाकी के 20 में मेरे 4 इक्के हैं। तो लोग ना बोले तो डोंट वरी। और उसमें एक उदाहरण ये भी है कि वो इक्का ढूंढते ढूंढते बीच में जोकर भी मिलेंगे। ऐसे लोग मिलेंगे जो हंसेंगे आपके ऊपर, तो उनको साबित करने के लिए कम से कम डायमंड जाना पड़ेगा। और एक दूसरी सीढ़ी है, मेगा एमरल्ड है, अरुण एंड अंजलि तावरे, मस्त सीढ़ी है। उनका भी एक स्टोरी है। वो बोलते हैं कि कभी निराश हो जाओगे ना तो शाम को 5 बजे जब स्कूल छूटती है तो स्कूल के गेट पे खड़े रह जाना, और सब घंटी बजेगी और सब स्टूडेंट दौड़ते दौड़ते बाहर आ जाएंगे, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट। तो सोचना कि मैं अगर क्विट कर दूंगा तो ये सब बच्चे 18 साल के बाद किसी के ग्रुप में तो जाने वाले हैं, तो मैं क्यों नहीं रहूं। इसलिए हम लोग टिके। और हमारा मेजर टर्निंग पॉइंट है हमारा सूरत का ट्रिप। मैं और गौरी सूरत प्लान दिखाने को जा रहे थे। तो हमारे अपलाइन है अरुण मिश्रा जी, उन्होंने हमारे ऊपर अपलाइन है शंकर देवराज, उनको बात किया कि कार्तिक और गौरी सूरत जा रहे हैं। तो और शंकर जी के ना सूरत में एक स्टार है, उनका नाम है अरुण एंड प्रज्ञा पाठक। तो शंकर जी ने बोला कि ये नंबर है, मेरा नाम ले लेना और उनको बोलना कि मैंने उनको मिलने को बोला है। तो अरुण भाई ने हमको वेलकम किया घर में, 1.5 घंटा बिठाया। उनका है ना घर एकदम सिंपल था, सादगी घर। और मुझे स्टोरी बताई 1.5 घंटे में कि हमने ये बिजनेस शुरू किया ना, मेरे बिल्डिंग में सब लोग हंसते थे, लेडीज लोग मेरे वाइफ की मस्ती करते थे। वो बोले मेरे बिल्डिंग में सबसे पहली कार मेरे घर में आई है। बोले मेरे ऑफिस में मेरे कलीग्स मेरे पर मस्ती करते हैं कि तेरे को क्या जरूरत है, ये करता है वो करता है। तो बोले हमारे कंपनी में कंपलसरी रिटायरमेंट आ गया ना, वो लोग सब टेंशन में। बोला मैं तो सैफायर हो गया। तो उनका मैंने वर्क एथिक भी देखा। वो रात को बस में ट्रैवल करते, आउट ऑफ सूरत जाना हो ना तो रात में एसटी बस में ट्रैवल करते थे। तो कभी कभी उनको बैठने को जगह नहीं मिले ना तो ऐसा हैंडल पकड़ के सो जाते थे खड़े खड़े। मैंने देखा यार इतने सादगी वाली लाइफ है, इतनी उन्होंने मेहनत की है, लोगों ने टॉन्ट भी मारे पर फिर भी टिके रहे, और आज इनको लाइफ में बहुत सिक्योरिटी मिल गई। मैं बोला ये मैं इनके जैसा हूं, अगर ये सफल हो सकते ना तो ये बिजनेस में मैं भी आ गया हूँ। उनके वजह से हम लोग का वो हो गया। और फिर हम लोग रिटर्न में ना हमारे अपलाइन अरुण मिश्रा जी के साथ 4 घंटा ट्रेन में साथ में थे, और तभी हमारी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। और उन्होंने जितना अच्छा सिखाया, अपने बारे में बताया, तो मेरे दिल में और भरोसा मजबूत हो गया कि बिजनेस भी जोरदार है, हमारे अपलाइन भी जोरदार है, वो मेरे साथ खड़े हैं मुझे आगे लेके जाने को, तो हम लोग तो इसमें सफल होंगे ही होंगे। और फिर हम लोग की जर्नी आगे गई। तो आगे मैं बताऊं उसके पहले मेरी इच्छा है कि मेरी जो एक्चुअल ताकत है, एक्चुअल स्ट्रेंथ, जिसके लिए मैं सब इतना मेहनत करता हूं और जिसके सब सपने मैं पूरे करूंगा और जिसके वजह से मैं बहुत प्रेरित हूं, और हमारे टीम में बहुत सारी लेडीज प्रेरित हो जाती है, और वो जब बोलती है तो कभी कभी जेंट्स लोग को भी प्रेरणा मिल जाती है। उनको मैं इन्वाइट करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। हेल्प मी वेलकम डॉक्टर गौरी ऑन स्टेज। थैंक यू। प्रणाम, मेरा नाम है गौरी और मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। और जैसे कार्तिक ने बोला, मैं और मेरे हस्बैंड कार्तिक हम लोग दोनों बहुत ही बढ़िया ये बिजनेस कर रहे हैं, और साथ में हमारी प्रैक्टिस भी चालू है, पार्ट टाइम में बिजनेस डेवलप कर रहे हैं। और मैं भी थैंक्स बोलना चाहती हूँ हमारे सभी अपलाइंस जिन्होंने हमको इसमें बिजनेस में सिखाया, फिर हमारे माता पिता जिन्होंने बहुत अच्छे संस्कार दिए और हमको ये बिजनेस, और बहुत बड़ा थैंक्स मैं भगवान को देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमको अक्ल दी कि ये बिजनेस को समझने की हमको अक्ल दी, और इसके वजह से हमारी लाइफ में बहुत सारा बदलाव आया है। तो और मेरा अगर बैकग्राउंड कहूँ ना तो मैं एक महाराष्ट्रियन हूँ और मुंबई में रहती हूँ, और मेरे माता पिता हैं, फिर मेरे भाई बहन हैं। हम लोग का बहुत ही सिंपल और मिडिल क्लास फैमिली में से है हम लोग। और मेरा बचपन जो है वो भी बहुत एकदम अच्छे से गया, क्योंकि मेरे माता पिता ने सब कुछ प्रोवाइड किया मुझे। फिर बचपन में जैसे बोलते हैं ना कि मैं भी एवरेज स्टूडेंट थी, यानी सिंसियर थी, पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर लेती थी, लेकिन थोड़ा सा मेरा स्वभाव ऐसा था कि मुझे थोड़ी घबराहट जल्दी हो जाती थी। लाइक जैसे कार्तिक ने बोला ना, परीक्षा के पहले
या अगर कहीं स्टेज पे बोलना हो और कुछ कंपटीशन में भाग लेना हो, कुछ कंपटीशन या एलोकेशन हो, तो मैं वो सब अवॉइड करती थी क्योंकि मुझे डर लगता था इतने सारे लोगों के सामने बात करने का। एंड ऐसे नर्वस थी एंड थोड़ा शर्मीली भी थी क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ मैं बात नहीं कर सकती थी। थोड़े बहुत लोग होंगे तो ठीक है, लेकिन ये बिजनेस की बदौलत आज जो मैं आज खड़ी हूँ आप लोग के सामने, वो सभी का श्रेय मैं ये बिजनेस को देती हूँ। फिर बहुत बड़ा श्रेय मैं ब्रिट वर्ल्ड वाइड को देती हूँ। एक जोरदार ताली ब्रिट वर्ल्ड वाइड के लिए। और मेरे हस्बैंड जिन्होंने मुझे बहुत मेरा उत्साह बढ़ाया, मुझे आत्मविश्वास दिया कि नहीं तुम कर सकती हो। और हमारे जो अपलाइन है अरुण जी, उन्होंने मुझे ऐसे एक छोटे बच्चे को कैसे उंगली पकड़ के सिखाते हैं ना, वैसे उन्होंने हमको सिखाया और भरोसा दिया कि नहीं आप कर सकते हो। तो उन सब की वजह से आज मैं आपके सामने हूँ। एंड ऐसे ही हमारी मेरा पढ़ाई चालू हो गया। फिर बाद में एसएससी में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो फिर साइंस स्ट्रीम लिया मैंने। और फिर बाद में मेरे पिताजी की ऐसी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। इसके लिए फिर मैंने होम्योपैथिक कॉलेज में एडमिशन लिया। और तभी मेरी होम्योपैथिक कॉलेज में मेरी मुलाकात एक बहुत अच्छे नौजवान से हुई, जिनसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और हम लोग अच्छे दोस्त थे। लेकिन समहाउ ऐसा था कि कार्तिक को ऐसा लगा था कि उन्होंने मुझे प्रपोज किया कि साथ में आगे की जिंदगी साथ में बिताएंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा हिच था क्योंकि मैं महाराष्ट्रियन हूँ और वो गुजराती है, तो मुझे ऐसा इंटरकास्ट मैरिज वगैरह थोड़ा लगा कि थोड़ा दूर ही रहे तो अच्छा है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने चालू रखा। एंड ऑलमोस्ट 3 साल के लिए उन्होंने एकदम लगातार मेहनत से मेरे मुझे प्रपोज करते गए। मैं सिर्फ बोलती थी कि हाँ हम लोग दोस्त बनेंगे, लेकिन फाइनली मैंने उनका जो परसिस्टेंट एफर्ट देखा कि नहीं एकदम सीरियसली कर रहे हैं और दिल के भी बहुत अच्छे हैं, तो कुछ हर्ज नहीं है। इसीलिए फिर मैंने उनको हाँ बोला, हमारा शादी हो गया। एंड फिर शादी के बाद भी जैसे उन्होंने बोला हमारा लाइफ बहुत अच्छा था, घर था, गाड़ी था, सब कुछ था। और कुछ साल के बाद जैसे हमारे बिजनेस आया हमारे हाथ में, और जो मीटिंग कार्तिक ने बोली थी वो मीटिंग अटेंड करने के लिए वो अकेले गए थे जब भी डॉक्टर एनपी सिंह का प्लान उन्होंने देखा। लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि आप भी एक मीटिंग अटेंड करो और देखो कैसा है बिजनेस। तो फिर मैं भी एक मीटिंग अटेंड करने के लिए गई और तभी बहुत अच्छा था कि वहां पे जो प्लान दिखाने वाले थे ना, वो भी स्पेशली अमेरिका से आए थे और वो भी डॉक्टर थे, रिसर्च साइंटिस्ट, और वो वहां से आए थे और वो प्लान दिखा रहे थे। तो उनसे मैं भी रिलेट हो गई क्योंकि मुझे लगा कि इतना दूर से कोई आदमी आके, अमेरिका से आके ये बिजनेस प्लान समझा रहा है, यानी कुछ तो दम है ये बिजनेस में। फिर मुझे ऐसा लगा कि हम लोग वैसे भी हमको सिक्योरिटी चाहिए, जैसे वो बोले कि हाँ सिक्योरिटी चाहिए। और हमारा जो प्रैक्टिस था उसके बाद हम घर पे लौटते थे 10-1 बजे, उसके बाद कुछ काम करने के लिए नहीं था तो हम लोग रिमोट पकड़ के टीवी देखते थे या संडे को ऐसे ही टाइम पास करते थे। तो हमको लगा क्यों ना ये टाइम का उपयोग करें और हमारे फ्यूचर के लिए उसके लिए काम करें, उसकी मेहनत करें। इसीलिए फिर हम लोग ने ये बिजनेस देखा और हम लोग ने ये बिजनेस दिल से करने का चालू किया। एक था कि ये बिजनेस में हमारा जैसे जो अपलाइन है हमारे, वो हमारे शुरुआत में घर पे आए, उन्होंने हमारा किट वगैरह खोला, प्रोडक्ट्स वगैरह सब दिखाए एंड हमको इंट्रोड्यूस करवाया ब्रिट सिस्टम के साथ। और तभी मैंने सब कुछ देखा, मुझे प्रोडक्ट्स वगैरह भी अच्छे लगे, लेकिन मुझे थोड़ा हिच था शुरुआत में क्योंकि मैं डॉक्टर थी और मुझे ऐसा था कि लोग सामने से मेरे क्लिनिक में आते हैं, तो ये प्रोडक्ट्स जो बेचना था लाइक साबुन, टूथपेस्ट, वो तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था नहीं मैं डॉक्टर हूँ, मैं कैसे बेचूंगी। मुझे शर्म आती थी, मुझे लगता था कि नहीं लोग क्या बोलेंगे, वो ऐसा बोलेंगे कि अरे इसका कुछ प्रैक्टिस नहीं चल रहा है, इसके लिए साबुन टूथपेस्ट बेचने का चालू किया तो मुझे वो था शुरुआत में। लेकिन ये बिजनेस अपने को अपना जो व्यक्तित्व है या जो व्यक्तिमत्व है उसको बढ़ाता है, सेल्फ इमेज बोलते हैं, जो वो जैसे जैसे बढ़ने लगा ना वैसे वैसे मुझे पता चलने लगा कि दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स अपने हाथ में है, और अगर मैं इस प्रोडक्ट के बारे में अगर लोगों के साथ बात नहीं करूं तो मैं किसी को वंचित करी हूं बहुत बड़ी चीज से। इसलिए फिर मेरी वो मेरा वो हिच निकल गया। फिर हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ। हम लोग ने जैसे मैंने बोला कि प्रोडक्ट्स इनिशियली थोड़े लग रहे थे कि कि पहले साफ सफाई करने वाला लिक्विड जो है वो एकदम ऐसे लगता था कि अरे महंगा है। लेकिन फिर हमारे जो अपलाइन इन्होंने बोला कि आप एक भाभी प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करो, वहां पे आपको सब कुछ पता चलेगा कैसे वापरना है। वो करके फिर हम लोग ने स्टार्ट किया, तो हमको लगा कि हाँ डाइल्यूशन वगैरह बराबर करेंगे तो कॉस्ट पर यूज अच्छा है। और फिर हमारा हुआ और धीरे धीरे करके हमारा बिजनेस बढ़ रहा था और उसमें बहुत सारी चीज़ों ने मुझे भी हेल्प किया। जैसे हमारे अपलाइन ने बोला कि आपको कैसेट सुनना चाहिए,
तो वैसे मुझे टाइम नहीं मिलता था, सुबह शाम प्रैक्टिस था ये वो, लेकिन जब भी मैं रसोई करती थी ना घर पे, तभी मैं कैसेट ऑन करती थी। और तभी एक कैसेट ऐसी थी कि जिसमें जो औरत थी जो बोल रही थी वो एकदम अनपढ़ थी, ऐसे वो बोल रही थी, लेकिन फिर भी उसका सीडी बना था। तो मुझे लगा कि अगर एक औरत जो पढ़ाई लिखाई में इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी वो अगर ये लेवल पर पहुंच सकती है, तो मैं तो डॉक्टर हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं और अच्छा कर सकती हूँ। तो उसने मेरा भरोसा बढ़ाया। फिर थोड़ा समय हुआ, लाइक हमारा कैसा हो रहा था कि 6-7 महीने, ऑलमोस्ट 11 महीने हम लोग बोले ना, तो हम लोग ये बिजनेस में जो पहले लेवल था 3%, 100 PV का लेवल, अभी वो है ही नहीं, अभी 6% ही है डायरेक्ट। तो वो लेवल पे ही हम लोग थे, क्योंकि हम लोग लोगों को बिजनेस बताते थे, लोग आते थे, एक बाजू से आते थे, दूसरे बाजू से निकल जाते थे, ऐसा हमारा गोल गोल चालू था। पता नहीं चल रहा था कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था। तो हम लोग थोड़ा विचार में पड़ रहे थे, तभी हमारे जो अपलाइन है, जो राजेश भाई, उन्होंने हमको बोला कि एक बहुत बड़ा सेमिनार आने वाला है मुंबई में, एकदम यानी उसको फ्री एंटरप्राइज डे ऐसा बोलते हैं, बहुत ही बड़ा सेमिनार आने वाला है, 2 दिन का सेमिनार है, तो वहां पे आप आइए। और हमने बोला कि हम लोग ये बिजनेस से कुछ कमा ही नहीं रहे, अजीब, अभी तक कुछ थोड़ा पैसा भी नहीं कमाया है, और आप बोल रहे कि सेमिनार में आओ। और उसका टिकट कितना था मालूम है? 2 दिन का सेमिनार था, और बोले कि 1350 रुपए का टिकट एक जन का है। तो मुझे लगा अरे बाप रे, 1350 यानी 2 जन का 2700 रुपया, तो इतना पैसा तो कमा नहीं रहे और ऊपर से डालने का बोल रहे। लेकिन फिर हमको ना थोड़ा भरोसा था उन पे ऊपर, क्योंकि दिल के वो बहुत अच्छे थे, हमको मालूम था कि पहले से ही वो हमारे शुभचिंतक थे। तो हमने लगा हाँ ठीक है चलो। तो हम लोग गए वो सेमिनार में, 2 दिन का सेमिनार था। मुझे ऐसा ही लग रहा था कि 1300 रुपया डाल के कौन आने वाला है पता नहीं, लेकिन उस दिन मेरी जो आंख खुल गई है, क्योंकि आपको अगर पता हो तो मुंबई में अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स करके एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, एकदम बड़ा स्टेडियम है जहाँ पे 10-15 हजार लोग इकट्ठा बैठ सकते हैं, इतना ह्यूज स्टेडियम है। तो वहां पे वो सेमिनार कंडक्ट होने वाला था, और जैसे ही हम लोग वो सेमिनार के लिए अंदर गए, जैसे वी वेंट टू अटेंड, अंदर गए तो देखा ना, तो इतने सारे लोग, यानी पूरा स्टेडियम भर के लोग थे, जमीन पे यानी जो ग्राउंड था उसके ऊपर लोग थे, यानी 10-15 हजार लोगों की संख्या में लोग थे। तो मुझे लगा कि इतना बड़ा, इतनी संख्या में लोग तो मूर्ख नहीं हो सकते, यानी कुछ तो है ये बिजनेस में। फिर एक के बाद एक स्पीकर आके, बहुत क्वालिफाइड लोग, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह सब आके बोल रहे थे कि हम लोग ने बिजनेस किया और हमको बहुत सफलता मिली। और सबसे ग्रैंड फिनाले क्या था पता है? कि वो सेमिनार में हमारे सबके महागुरु बिल ब्रिट एंड पेगी ब्रिट, एक उनके लिए जोरदार ताली दीजिए। वो फर्स्ट टाइम बॉम्बे, मुंबई या इंडिया विजिट करने वाले थे, और वो आने वाले थे वो सेमिनार में। इसके लिए इतना जबरदस्त एक्साइटमेंट क्रिएट किया था सब लोगों ने कि हमको कुछ पता नहीं था ये कौन है बिल ब्रिट, क्या मालूम ही नहीं था। लेकिन जैसे एंड ऑफ द सेमिनार, यानी जो खत्म होने रहा था वो फंक्शन, तभी उनका स्टेज पे एंट्री हुआ। और जैसे ही वो स्टेज पे आए तो एकदम उनका पूरा इन्फ्लुएंस, यानी उनका पूरा व्यक्तिमत्व देख के मुझे इतना प्रभावशाली, यानी इतना बुजुर्ग आदमी, एकदम हम लोग बोलते हैं ना वाइज मैन, तो वो स्टेज पे आके हमारी तरक्की के बारे में बात कर रहे हैं। वहां से आके हमारी तरक्की, कि आप तरक्की करो, आपका देश तरक्की करेगा। मुझे लगा कि इतना क्यों कोई बोल रहा है, और वो यहाँ बात कर रहे हैं, और वहां पे कहीं हम लोग पीछे बैठे थे, और वहां पे मुझे हृदय स्पर्श हो गया, और मुझे इसे एकदम आंसू निकल रहे थे। तो कुछ टच कर गया उनकी जो बातें वो बोल रहे थे, और तभी हम लोग को ये बिजनेस की जो दूरदृष्टि है, जो बड़ा पिक्चर है, वो पता चला। और तभी मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसीजन लिया कि ये बिजनेस में हम लोग 100% डायमंड तो जाएंगे, और तभी हम लोग का निर्णय पक्का हो गया। तो कहने की बात यही है कि आप एक फंक्शन ने हमारी लाइफ चेंज कर दी। तो जैसे हमको कुमार जी भी सिखाते हैं, हमारे जो अपलाइन डबल डायमंड है वो सिखाते हैं कि कभी भी फंक्शन हो, स्पेशली बड़ा फंक्शन हो, वो कभी भी आप ना आपके अगर डाउनलाइन हो या आपके अगर प्रोस्पेक्ट हो, तो उनको आप प्रमोट करो। चाहिए तो आपको 1-1 घंटा उनके घर पे जाके बैठ के भी उनको समझाना हो, तो भी इट इज वर्थ। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो उनके और उनके उज्जवल भविष्य के बीच में आप खड़े हो। अगर आप उनको राइट नॉलेज नहीं दोगे, कि आप उनको पिक्चर नहीं बताओगे, तो शायद उनका फ्यूचर बदलते बदलते रह जाएगा।
इसलिए आपको भी यही एक मैसेज है कि अगर आपके ग्रुप में कोई भी हो, कितने भी दिन पुराना हो, लेकिन आप फंक्शंस को दिल और जान से प्रमोट कीजिए, क्योंकि नहीं तो आपका ऐसे हो सकता है कि कोई डायमंड कपल आपके ग्रुप में से चला जाए। तो जैसे अगर हम नहीं जाते तो हो सकता था, तो ऐसे हुआ। फिर वो जो फंक्शन था वो हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वो फंक्शन के बाद वही महीने में हम लोग 6% पे गए, नेक्स्ट महीने में 9%, 12%, ऐसे हम लोग सीढ़ियां चढ़ते गए और हम लोग सिल्वर हो गए। बहुत ही शॉर्ट नोटिस में हम लोग सिल्वर हो गए। और हमारे जो अपलाइन है तभी उन्होंने हमारा हमारा ये जो फंक्शन था तभी उसके बाद उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा, और जैसे बोलते हैं ना कि एक जोहरी डायमंड को कैसे पहचानता है, वैसे उन्होंने हमें पहचाना, हमें पॉलिश करने का चालू किया। और जो भी पॉलिश प्रोडक्ट थोड़ा बहुत इधर है, फिर अभी और डायमंड जाने के बाद भी होएगा। तो वैसे हुआ। एंड अगर रिवॉर्ड्स के बारे में बोलूँ ना, तो ये बिजनेस अपने को बहुत बहुत कुछ देता है। इतना सब हम लोग बोल भी नहीं सकते स्टेज पे, लेकिन इतना बोल सकती हूँ कि सबसे पहले अपने को एक मन की शांति मिलती है, जो आर्थिक सलामती बोलते हैं ना, सिक्योरिटी, वो ये बिजनेस अपने को देता है। फिर अपना बैंक बैलेंस में तो दिखने ही का चालू ही हो जाता है कि अपना लाइफस्टाइल, इतना फर्क पड़ जाता है लाइफस्टाइल में। आप दिल खोल के शॉपिंग कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए वो आपके सपने पूरे हो सकते हैं। फिर ये बिजनेस से एक पहचान मिलती है। जैसे बोलूँ ना तो जनरली जो लेडीज है उनको इतना रिकॉग्निशन कभी मिलता नहीं है। घर पे भी अगर हाउसवाइफ है या इतना कोई पहचान नहीं देता है। लेकिन ये ऐसा बिजनेस है कि ये बिजनेस में हस्बैंड के साथ एक वाइफ का भी नाम जोड़ा जाता है। यानी ऐसा बोलते हैं ना कि कुमार और अंजलि, फिर सब जो है, जैसे वाइफ का नाम इट्स लाइक अ सरनेम, ऐसा हो जाता है। तो उनकी पहचान होती है, एक पर्सनालिटी डेवलप होती है ये बिजनेस से। मेरी पर्सनालिटी डेवलप हुई इसी के वजह से। वो होता है एक पहचान, आपकी आइडेंटिटी बनती है यहाँ पे, और नाम होता है आपका देश विदेश में। फिर अपने को ये बिजनेस से हम लोग को विदेश की यात्रा, ये जो कंपनी है एमवे कॉर्पोरेशन, वो अपने को बहुत ही अच्छे वीआईपी ट्रीटमेंट के तरह अपने को विदेश यात्रा पे भेजती है। पूरा खर्च वो उठाती है। और हम लोग ये बिजनेस से ऑलमोस्ट 9 कंट्रीज ये बिजनेस से फ्री में घूम के आए हैं, जहाँ पे सिंगापुर हो, मलेशिया हो, चाइना हो, यूरोप हो, सब जगह पे हम लोग जाके आए हैं। एक ट्रिप आपको बोलना चाहती हूँ कि हम लोग यूरोप गए थे, वो सबसे यादगार हमारा ट्रिप था। तो वहाँ पे मेडिटेरेनियन क्रूज, यहाँ बैठे हुए काफी सारे लोग हमारे साथ थे। तो वो जो मेडिटेरेनियन क्रूज करके एक शिप है, बहुत बड़ा जहाज है, और वो जहाज अगर मैं बोलूँ ना तो 13 फ्लोर्स का, यानी 13 माल का बिल्डिंग खड़ा होना, वैसे इतना ह्यूज जहाज। और ऐसा ही लगता है कि वो हम जब ये अंदर जाते हैं ना जहाज में, ऐसा लगता है कि 7 स्टार होटल है। यानी ऐसा लगता है कि आप 7 स्टार होटल पानी में तैर रहा हो। अंदर जाओ तो पता ही नहीं चलता है कि हम लोग जहाज में हैं, इतना सुंदर। और वो उसमें 1400 लोग, ऑलमोस्ट 1400 लोगों को, सभी लोग एमवे डिस्ट्रीब्यूटर थे, क्योंकि एमवे ने वो शिप चार्टर किया था और पूरा का पूरा शिप में सिर्फ एमवे डिस्ट्रीब्यूटर ही थे, सभी देश, पूरे देश के। एंड ऐसा पहली बार हुआ था वो शिप में कि जो खाना वो लोग ने दिया था वो सबसे इंडियन फूड था। ये तो जनरली कॉन्टिनेंटल ऐसा होता है, लेकिन हम लोग ने वो वेटर से पूछा तो वो बोला कि इंडियन फूड सर्व किया था। एंड जहाँ काफी लोग गुजराती लोग, जैन लोग होते हैं, वो खाते नहीं है सब कुछ, लेकिन वहाँ पे जैन फूड काउंटर भी होता है अपने लिए। ये सब अपने लिए अपनी कंपनी करती है। तो इतना बेस्ट कंपनी के साथ आप एसोसिएटेड हो। एंड वो जो है वो शिप वो दिन में किसी पोर्ट के ऊपर खड़ी रहती है। वहाँ पे वो कंट्री हम लोग घूमते हैं, जैसे फ्रांस है, रोम, इटली, सब जगह पे हम लोग गए। और रात के समय पे वो ट्रैवल करती, वो शिप जाती है पानी में तैर। एंड वहाँ पे रात को शोज वगैरह होते हैं, लाइक मैजिक शो, ये वो। तो इतना मजा आता है, और आपके सभी अपलायंस आपके साथ रहते हैं, तो वो मजा ही कुछ और है। जब तक आप एमवे की ट्रिप अटेंड नहीं करते हो ना, तब ऐसा लगता है कि कुछ किया नहीं है, इतना अपने को राजा रानी की तरह रखते हैं। तो वो था। फिर हम लोग ने, जो कार्तिक ने बोला, हमारा जो सपना, सबसे मेन जो हमारा सपना था कि हमको यूएस जाने का था हमारे भाई बहन को मिलने के लिए, तो वो हमारा सपना भी यही बिजनेस की वजह से पूरा हुआ। हम लोग लास्ट मंथ, यानी पूरा महीना, ऑलमोस्ट हम लोग सितंबर का महीना हम लोग यूएस में थे। एंड यूएस में हम लोग के फैमिली के साथ तो हम लोग ने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। जब भी मुझे याद है, जब भी वो लोग अमेरिका से हमको मिलने आते थे, तभी हमारे पास उनके लिए समय नहीं था, क्योंकि हमारा प्रैक्टिस था और रात को हम लोग के बिजनेस दिखाते थे।
तो तभी हम लोग उनको बोलते थे कि अभी हमको थोड़ा समय दो, अभी हमको थोड़ा सा हमारा काम करने दो, फिर ऐसा एक दिन आएगा जब आपको ऐसा बोलना पड़ेगा कि अभी बहुत हो गया, अभी आप जाओ, ऐसा समय आने वाला है। तो वो हम लोग ने सैक्रिफाइस किया, इसीलिए हमको ये क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए उनके साथ मिला। ये सब जो सपना पूरा हुआ, तो मैं ये एक ही मैसेज आप सबको बोलना चाहती हूँ कि आपकी भी जो सपने हैं ना, सभी के सपने पूरे होंगे जैसे हमारे सपने पूरे हुए। खाली एक चीज है कि वो जो सपने हैं आपके, उसको ना एकदम अच्छी जगह पे रखो, जो एकदम प्रेशियस जगह है, जैसे आपके दिल में रखो, क्योंकि सपने चुराने वाले लोग बहुत मिलेंगे। जैसे कार्तिक ने बोला, कोई भी हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, या आपका कोई एक अच्छा फ्रेंड हो सकता है जो आपको बोलेगा कि नहीं ये बिजनेस नहीं हो सकता, या कोई आपका कोई रिलेटिव या सगे वाला हो सकता है जो बोलेगा कि नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, वो उनके दूरदृष्टि उनके इससे ओपिनियन देते हैं, लेकिन आपको तो पता है। इसलिए आप लोग वो सपने को दिल में बिठाओ और दिल से ये बिजनेस करो, दिमाग से नहीं, दिल से बिजनेस करो। तो अगर आप दिल से बिजनेस करोगे ना, तो आपके सपने भी पूरे होंगे। हम लोग भी एक दिन आपकी स्टोरी सुनेंगे यहाँ पे बैठ के। एंड विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। थैंक यू। तो वह ये सब करने के पहले कुछ थॉट्स अपने मन में क्लियर होने चाहिए। मेरे लिए मन में जब क्लियर हुए तो इसलिए आपके साथ शेयर होता हूं। सबसे पहले आप जो प्रोडक्ट्स का बोलते हैं ना, बाय द वे गौरी के लिए जोरदार ताली, बहुत अच्छा बताई। प्रोडक्ट्स के बारे में बोलते हैं ना कि प्रोडक्ट महंगे हैं, तो मेरे मन में ये क्लियर हो गया है कि प्रोडक्ट कोई भी हो दुनिया में, वो महंगा नहीं होता है, पॉकेट का साइज छोटा होता है। तो वो सब बोलने के बदले पॉकेट का साइज बड़ा करना है। मर्सिडीज महंगी है, पर औरंगाबाद में 160 लोग ने एक ही दिन में मर्सिडीज खरीदी, पैसा तो है। अभी दूसरी बात है कि अपने प्रोडक्ट तो कॉन्सेंट्रेटेड है, हम लोग डाइल्यूट करते हैं। अपने को सबको पता है कि दूध महंगा की घी, ये सब एक्सेप्टेड बातें हैं। एक और पॉइंट क्लियर करना है कि ऐसे लोगों से ही सिर्फ सलाह लेने की जो सलाह लेने के लिए लायक है, सलाह देने को लायक है। इसका मतलब उनके पास वो सब लाइफ में ऑलरेडी आ गया है जो मुझे चाहिए। अगर मैं एग्जांपल हो तो किसी का बच्चा अगर बीमार होए तो वो डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए कि मिस्त्री की, बराबर, डॉक्टर की, हम लोग वही करते हैं। किसी को घर में अगर मिस्त्री काम कराना है तो मिस्त्री के पास जाना चाहिए कि डॉक्टर के पास। तो देखो, दोनों अपनी जगह पे बराबर है और हम लोग को उतनी तभी अक्कल होती है कि किसको पूछूं। पर यहां पे जब अमीर बनने की बात आती है ना, तो कभी कभी लोग कड़के दोस्त को पूछते हैं। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने क्या सोचा मालूम है, मैं ऐसे लोगों को ही पूछूं जिनके पास ऑलरेडी सक्सेस है। तो मैंने है ना डॉक्टर राम सुब्रमण्यम को देखा कि भाई ऑलरेडी 150 पेशेंट तो रोज आते हैं। फिर मैंने शंकर देवराज को देखा कि भाई 450 लोगों की फैक्ट्री के बॉस। फिर मैंने कुलीन देसाई को देखा, कुलीन देसाई सिटी बैंक न्यूयॉर्क में वाइस प्रेसिडेंट। मैंने राज शाह को देखा, राज शाह अमेरिका जब गए थे ना तो वो पार्किंग लॉट में नौकरी करते थे और बोले, उन्होंने पार्किंग लॉट वाले ने बोला कि आधा घंटा पहले आके ये जब जो कैन वगैरह कचरा पड़ा है ना उठा के डालना अंदर, अगर ऐसा नौकरी चाहिए तो आओ, नहीं तो मत आना। उन्होंने वो किया, साथ में पढ़ाई की, जॉब चालू किया और अभी अमेरिका में वो टॉप 1% इनकम में टॉप 1/8 लेवल में है। मैं इनकी सलाह लूंगा। तो राइट जन से सलाह लेंगे ना तो सक्सेस जल्दी मिलेगा। फिर दूसरा एक पॉइंट है, अपने को बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि हमको एमवे का बिजनेस मिला है। देखो, उनका कमीशन में अगर बोलो ना तो ये लास्ट 50 साल में उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपया लोगों को कमीशन के तौर पे भेजा है। 1 लाख करोड़। और ईमानदारी कैसी है, पिछला फेस टू फेस मीटिंग में आपने सबने देखा, हम लोग फाउंडर एमरल्ड हुए ना, हमारे कई महीनों से ये था, वाह फाउंडर एमरल्ड है ना, 2 लाख रुपया बोनस जमा होगा फाउंडर पिन का। फेस टू फेस मीटिंग में एमवे ने अनाउंस कर दिया कि हम लोग 2 लाख नहीं देने वाले, हम लोग 4 लाख देंगे। आप सोचो कितनी ईमानदारी है। हम अगर अपने वर्क एथिक में ईमानदारी लाएंगे ना तो एमवे की ईमानदारी में कभी कमी नहीं है, बराबर। तो अच्छी चीज अपने हाथ में है। दूसरा एक पॉइंट है कि हमको एक सिखाया गया है कि इस बिजनेस को अपने बच्चे की तरह सोचना चाहिए। अगर अपने 2 बच्चे हुए तो ये एमवे बिजनेस को तीसरा बच्चा समझो। इसको बड़ा करोगे ना साथ में, तो थोड़े साल में ये तीसरा बच्चा आपकी पूरी जिंदगी में आपका ध्यान रखेगा और आपके पहले 2 बच्चे के बच्चे का भी ध्यान रखेगा। और कुछ लोग तो ऐसे रहने ही वाले हैं कि जो कुछ बहाना बनाए। अभी मैं आप डॉक्टर हूं ना, तो इसलिए डॉक्टर की स्टोरी बताओ। एक आदमी था ना, वो हमेशा अलग अलग डॉक्टर के पास जाके बोलता था कि मेरे पेट में बिल्ली है तो दवाई दो। तो डॉक्टर लोगों को समझ गया कि इसको गैस की तकलीफ है, तो गैस की दवाई देके घर पे भेज देते थे। पर बीमारी इधर थी ना, तो सब डॉक्टर बदली करते करते एक साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंच गया।
साइकियाट्रिस्ट ने बराबर डायग्नोस किया और फिर उनको बोला कि इनको अच्छा कैसे करना है, तो उनको ने एक ड्रामा अरेंज किया। ऑपरेशन थिएटर में लेटा के ऑपरेशन किया, पेट खोल के वापस सी दिया, और फिर वो जब होश आया ना तो एक बॉटल में सफेद बिल्ली रखी थी मरी हुई, बोले आपके पेट में से निकली है। तो पेशेंट बोले पर डॉक्टर मेरे पेट में तो काली बिल्ली थी। तो कुछ लोगों का कभी हम सॉल्यूशन नहीं दे सकते, बराबर। अभी गौरी ने थैंक यू, गौरी ने भी बोला ना कि एफईडी था, फंक्शन में हमको प्रमोट किया, आप लोग को भी हर मीटिंग में प्रमोट करना चाहिए, लोगों को लाना चाहिए। आप लोग सब लोगों को इनवाइट किए ना? ऐसा किसी का भी हुआ जिसके लोग आए नहीं? हाथ ऊपर करो। हमारा भी हुआ है। शुरू में हम राम ब्रह्मसानी का एक सेमिनार था, हम लोग बहुत प्रमोट किया, हम लोग एकदम निर्दोष थे तभी। तो मेरे सब प्रोस्पेक्ट लो, दोस्त लो, वो बोले मेरा टिकट ले लेना, मैं उधर हॉल में मिलता हूं तुझे। मैं और गौरी थे और मेरे पास 7 टिकट थी, सबने टांग दी। क्या करो, जेब में डाला और सेमिनार अटेंड करके सीखा। उस दिन के बाद भी हमने सेमिनार प्रमोट करना बंद नहीं किया है, हमने हमारा काम चालू रखा। फिर कुछ लोग हैं जो आए भी है, सब लोग खराब नहीं होते, हाँ आते भी है। अबे हमारे दो एकदम स्पेशल फ्रेंड की बात करता हूं, हमने ना उनको बहुत एक चमक देख ली थी कि इनको जिस दिन बिजनेस समझेगा ना वो उड़ा देंगे। तो कितनी मेहनत करके हमने एफईडी आने वाली थी ना उसकी टिकट प्रमोट की और वो लोग ने ले ली टिकट, खुश। फिर जिस दिन एफईडी थी तो पता चला कि वो आ भी गए, तो हम लोग एकदम खुशी खुशी गेट पे गए उनको इनवाइट कर रहे, स्वागत करने को। तो पता चले वो टिकट बेचने को आए। तो होता है। अभी हमारे एक पड़ोसी है जो हम लोग है ना मीटिंग में जाते हैं हर बार, तो वो देखते हैं हमको। फिर मैं बोलता आओ ना मीटिंग में, देखो बिजनेस अच्छा है, पैसा वैसा आएगा। तो बोले नहीं हमको टाइम नहीं है, हमको टाइम नहीं है। तो श्रावण महीने में पूरा महीना रात को 1 बजे तक पत्ता खेलते हैं, उतना टाइम है पर मीटिंग में आने को टाइम नहीं है। हम लोग एमरल्ड हो गए तो बोले तुम्हारा नसीब अच्छा है, क्या करने का। तो कुछ लोग ऐसे रहेंगे। एक्चुअली मेरा एक कंक्लूजन है कि कभी कभी है ना जिसको एक्चुअली जरूरत है ना पैसा कमाने की, उसको समझता नहीं, ये बिजनेस नहीं समझता है। अभी मैं आपको एक स्टोरी बताई। गांव में ना एक साधु संत गए थे और वो चमत्कारी थे, वो जिसको भी हाथ लगाएंगे ना उसकी बीमारी अच्छी हो जाएगी। तो वो जहां जाए ना लोग जमा हो जाते थे। तो किसी को लकवा हो, किसी को दृष्टि नहीं होए, तो हाथ लगाएंगे तो चलने का चालू कर देगा, दृष्टि आ जाएगी। तो वैसे सब जमा हो गए थे लोग, ये सब अपना आशीर्वाद दे रहे थे। तो वहां पे एक आदमी ऐसा घोड़ी लगा के ऐसा खड़ा था, कभी कोई एक पांव चलता नहीं था। तो वो साधु थोड़ा आगे जाके उसको हाथ लगाने लगे अच्छा करने को, तो ये भाई पीछे चले गए 2 कदम। तो बोले क्यों, अच्छा नहीं होना है? तो बोले नहीं नहीं मुझे अच्छा मत करना, नहीं तो मुझे विकलांगों का जो पेंशन मिलता है वो बंद हो जाएगा। हेल्प नहीं कर सकते हो कुछ लोगों को, बराबर। और फिर कभी कभी है ना हम लोग सुपरमैन नहीं है, निराश भी हो जाते। वो गौरी ने बोला ना कि लोग आते थे जाते थे, 6 महीने के बाद हम निराश हो गए कि यार हम लोग सब खुद कर रहे, लोग तो कर रिपीट दे रहे हैं, डुप्लीकेट नहीं कर रहे। तो फिर निराशा होती है ना, तो क्या हो जाता है वापस हम लोग, तो टीवी चालू हो गया, रिमोट कंट्रोल, पूरा दिन टीवी देखने का। संडे को क्या काम है? हमारे कुमार जी बोलते हैं कि अगर बिजनेस आपके एक्सपेक्टेशन से नहीं होए ना तो आपको ज्यादा मीटिंग में जाना चाहिए, ज्यादा सीडी सुनना चाहिए, ज्यादा बुक पढ़ना चाहिए। पर हम लोग उल्टे में आ गए कि वो सब दूर। फिर एक भगवान ने ना एक दूत को भेजा, उनका नाम था अमोद। वो मेरे घर पे ना हमको बिजनेस दिखाने को आए, पर हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स थे इसलिए पता चल गया कि ऑलरेडी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर है। फिर बातें हुई, मैं बोला एक्चुअली मजा नहीं है यार, हम लोग तो थक गए। और फिर मेरा एक फ्रेंड है जो हमारा 23 साल से दोस्ती है, तो हम लोग उसको जब भी बिजनेस की बात करते हैं ना, तो उसके साले ने बिजनेस शुरू किया था पर चला नहीं, तो उसके वजह से मेरे को अवॉइड करने लगा कि नहीं ये कार्तिक से दूर रहो, वो मेरे को बिजनेस दिखाएगा। तो 6 महीने के बाद एक बार ऐसा हो गया उनको खुद के फ्लैट की जरूरत पड़ गई कि अभी हमको खुद का फ्लैट लेना है। तो मैं बोला तू देख तो सही ये बिजनेस क्या है, मैं क्या कर रहा हूं। तो हस्बैंड वाइफ बैठे, दोनों ने समझ लिया, वो बोले कि चलो शुरू करते। शुरू करके जोरदार बिजनेस बिल्ड किया। वो लोग फाउंडर प्लैटिनम हो गए, अभी 2-3 महीने में वो लोग एमरल्ड क्वालिफिकेशन शुरू कर रहे हैं। उनका नाम है डॉक्टर चेतन एंड तृप्ति शुक्ला। उनके ग्रुप में हम काम कर रहे थे, तो एक जन का हमको लिस्ट मिला, वहां से हमने एक जन को फोन किया। तो फोन किया तो आंसरिंग मशीन में गया। 15 दिन के बाद वो सज्जन का मुझे फोन आया कि मैं बीमार था इसलिए फोन नहीं ले रहा था, आपका एक मैसेज है तो मैंने आपको फोन किया, आप कौन हो? तो मैंने अपनी स्क्रिप्ट बोली, तो बोले आ जाओ घर पे। तो जिस दिन घर गए ना तो ताला था। तो नेबर को पूछा, बोले वो तो होटल में खाना खाने को गए।
तो हमारा कार्ड दे दिया और हम जा रहे थे पेट्रोल पंप में गाड़ी में पेट्रोल भर रहे था, तब इनका फोन आया कि मैं ना खाना खाता हूं तो मैं मोबाइल उल्टा रखता हूं, मैं नहीं देखता हूं, जरा स्टाइलो है वो। तो आपका देखा और हमारे नेबर ने बोला इसलिए आप प्लीज जरा यू टर्न मार सकते हो क्या? तो मैं बोला हाँ ठीक है, हम तो तैयारी होते बराबर। यू टर्न मारा, उनके घर पे गया, प्लान दिखाया, उनको इतना अच्छा लगा, शुरू हो गए, ऐसे दौड़े हैं। हमारे पहले वो लोग एमरल्ड हो गए, परिमल एंड नीना देसाई। हमारा सेकंड लेग का बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हमारे गौरी के पास एक लेडी आते थे दवा लेने के लिए, पेशेंट, तो वो ग्लिस्टर टूथपेस्ट लेते थे हमारे से। तो वो ऐसे ही बातें करते करते बोले टूथपेस्ट बहुत अच्छा है आपका, और कुछ प्रोडक्ट है क्या आपके कंपनी के? तो मेरा एंटीना खड़ा हो गया। मैंने बोला एक प्रोडक्ट है जिसको 50,000 रुपया महीना बोलते हैं, आपको अच्छा लगेगा? तो बोले हाँ क्या है बताओ। तो मैं और गौरी उनके घर पे गए, वो हस्बैंड वाइफ बैठे और उनका दियर और देरानी बोलते वो भी बैठे। इन्होंने बिजनेस कभी शुरू नहीं किया, पर वो दियर और देरानी ने डिसीजन ले लिया, शुरू कर दिया और धड़ाधड़ आगे निकल गए। थर्ड लेग किया हमारा पूरा क्रेडिट मैं एक डीवीडी को देता हूं, टैप रूटिंग एंड टीम बिल्डिंग, कुमार एंड नल्ली। इसको पचा लेना चाहिए, पचा लेंगे ना तो हिस्ट्री हो जाएगी। हमारा थर्ड लेग है ना, मैं बताऊं तो 1.5 साल में शुरू हुआ है, 1.5 साल में शुरू हुआ है, 1.5 साल में 6 सिल्वर और 1 प्लेटिनम हुआ थर्ड लेग। यही सीढ़ी का जो भी नॉलेज है वो यूज करके हमारा फर्स्ट में बोलो तो लक्ष्मण कविता करके सिल्वर हुए, उनके नीचे पंकित अमी सिल्वर हुए, उनके नीचे पंकज एंड तेजल तो एमरल्ड हो गए। लाइफ सुधर रही है, बैंक बैलेंस सुधर रहा है, हम लोग डायमंड भी जा रहे हैं। पर मैं अभी से जो गौरी ने बोला ना लाइफस्टाइल में चेंजेस, मेरे को कुछ ब्लेसिंग्स है जो मुझे आपको बताने हैं। सबसे पहला ब्लेसिंग ये बिजनेस का क्या मालूम है, हमारे अपलाइन ऐसे है कि ऑलमोस्ट हमको ऐसा लगता है कि भगवान ने हमारा यहाँ पे ध्यान रखने के लिए उनको भेजा है, बिजनेस के वजह से हमको वो मिले। मैं बोल रहा हूं अगर पर्सनल स्टोरी, तो मेरे मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट किया था, उनका एक सर्जरी हुआ था। तो डॉक्टर राम, डॉक्टर एनपी सिंह और डॉक्टर गिरीश सिंह दिन में 2 बार रोज हॉस्पिटल में मेरी मम्मी को देखने को आते थे कि चलो कार्तिक की मम्मी को देखने को जाएंगे। वो उनको भी मिलते और फिर मेरे कंधे पे भी हाथ फिराते, कार्तिक डोंट वरी हम साथ में। आज मैं खुद बीमार हुआ था, एक बार 10-15 दिन बुखार था, तो कुमार जी मेरे घर पे मुझे देखने को आए। बोलो डबल डायमंड कुमार जी, उनको क्या पड़ी है पर वो हमारे लिए आए। हमारे अपलाइन अरुण मिश्रा जी है ना, एक बार थोड़ा मुझे कुछ चैलेंज आया तो बात किया, तो रात को 2 बजे मुझे बोलते कार्तिक आ जाऊं, घर पे आ जाओ बोल। तो 2 बजे कोई खड़ा है जो आपको हेल्प करने को तैयार है। हमारे लिए शंकर जी और संगीता जी का बोलूं ना तो उनका तो कुछ हम गाना गाते गाते थक नहीं सकते। हमारे लिए वो भगवान का दूत है। संगीता जी हर चीज में हमको गाइड करते, हमारे फाइनेंसिस, हमारे बैंक में क्या है, उसका पैसे का क्या करने का, हमारा फैमिली में क्या है, सब चीज में गाइडेंस। तो हमको बहुत सेफ फील होता है। ये ब्लेसिंग है बिजनेस का। हमारी जो यूएस ट्रिप है ना, हम लोग फैमिली के साथ मजा किए, वो सब है, पर वो किस चीज का प्रतीक है? वो उसका प्रतीक है कि हम ये बिजनेस से टाइम, मनी और सिक्योरिटी तीनों कमाए। आज डॉक्टर 1 महीने के लिए क्लिनिक बंद करके घूमने को जाए, सोचना पड़ता है कि इतना टाइम है क्या, परवड़े क्या? मनी का मैं बताऊं ना तो हम वहां पे गए और जो खर्चा किया ना वहां यहां अकाउंट में जमा हो गया वापस, एमवे के वजह से मनी भी कमाया। सिक्योरिटी मैं बताऊं, ये बिजनेस की सिक्योरिटी, हम लोग वहां पे 1 मंथ थे ना, उस महीने में हमारा 4th लेग में रमेश और नीला है, वो लोग सिल्वर हो गए। हमारी गैरहाजिरी में हमने कुछ भी काम नहीं किया है, और वो महीने का मैं अगर इनकम बताऊं ना तो इतने सालों में, इतने महीने में हम जितना भी एमवे में आता था कमीशन, सबसे ज्यादा कमीशन हमारी गैरहाजिरी में जमा हुआ है। कितनी सिक्योरिटी है? अभी ये रॉबर्ट कियोसाकी की किताब है रिच डैड पुअर डैड। मैं जो किताब और सीडी के बारे में बात कर रहा हूं ये सब आपको बाहर मिलती है, आप 1-1 कॉपी जरूर लेना। फिर दूसरा, हमारे अपलाइंस का इतना रिस्पेक्ट। आप सोचो हमको इतने कुमार जी घर पे बुलाते हैं। मैं ना एक्चुअली मेरा बताऊं तो मेरे क्लिनिक में मैंने उनको फोटो लगाया है, और मैं उनको रोज मैं क्लिनिक में जाता हूं, भगवान को माथा टेक के फिर उनको देखता हूं, मैं बोलता आई एम द मैन। रोज का सेल्फ टॉक है। और वो हमको उनके घर पे इन्वाइट किए, हमको खड़ा रख के वो फोटो ले रहे कि मेरे रिकॉर्ड के लिए तुम्हारा फोटो चाहिए। हमको बिल ब्रीट का उन्होंने ऑटोग्राफ दिलवाया। लाइफ टाइम चीज है, लाइफ टाइम मेमोरी। ये सब इस बिजनेस से आया है। और अगर फॉरेन ट्रिप्स का बोले ना तो मलेशिया हम लोग जब गए थे ना तो एमवे ने अरेंजमेंट किया कि हमारी बस के आगे, वो पॉलिटिशियन के आगे कैसे मोटरसाइकिल का कॉन्वॉय होता है सवारी, वैसे हमारे आगे मोटरसाइकिल पुलिस के लाइट वाले। हमारी बस जहां जाएगी हाथ करता था पुलिस वाला, पूरा ट्रैफिक रुक जाता और एमवे की बस आगे जाती थी। कितना रिस्पेक्ट देते हैं। तो एक स्टोरी से मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने शुरुआत में जो बोला था 7 पीढ़ी आपको क्यों जानेगी। आपको एक स्टोरी बताओ। एक गांव में है ना, एक साधु जी थे और वही गांव में एक भिखारी थे। वो भिखारी एकदम
खराब हालत में। वो बोले 3 दिन में एक बार खाने को मिलता है, ऐसा क्या कैसा लाइफ है। तो वो साधु जी का सबको पता था कि ये भगवान के साथ बात करते हैं। तो भिखारी एक दिन उनके पास जाके बोले, साधु जी आप भगवान को पूछो ना, मेरी इतनी खराब हालत क्यों है, लोगों के पास तो कितना खाने को है, वेस्ट करते हैं सब लोग, मेरी हालत खराब। तो बोले ठीक है। थोड़े दिन के बाद साधु जी ने उनको रिप्लाई किया कि एक्चुअली तुम पिछले जन्म में बहुत अमीर थे, पर पैसा कमाने के लिए गलत काम किया और तुम्हारे वजह से कई लोगों का पेट, बच्चे लोग का पेट खाली था। तो इसमें जन्म में तुमको वो भरपाई करना पड़ेगा, तुम्हारे पूरे जन्म के लिए 10 बोरी अनाज बचा है। तो बोले अच्छा ऐसा है। तो थोड़े दिन में उसको अफसोस होता है, बाद में जाके वो साधु जी को बोलता है ऐसा करो ना, भगवान को बोलो वो सब साथ में दे दो, मैं खा के खत्म करूं और जाऊं, पूरा जिंदगी नहीं सहन करना है। तो ठीक है। थोड़े दिन के बाद साधु जी बोलते हैं तुम्हारा एप्लीकेशन पास हो गया है, तुम जाओ झोपड़ी में मिल जाएगा। तो झोपड़ी में जाता है, देखता है सब 10 बोरी अनाज है, खुश, और निकाल के वो बनाता है, तो खाता है पेट भर के और बचता है। तो वैल्यू है ना। तो आजू बाजू के भिखारी को बुला के वो ऑफर करता है कि आप भी खाओ। थोड़े दिन ऐसा ही चलता है, फिर भिखारी लोग को भी लगता है हम खाली हाथ कैसे जाए, तो वो भी कुछ कुछ लाने लगते, तो ज्यादा भिखारी खाने लगे। तहसीलदार को पता चलता है कि अपने यहाँ एक भिखारी है जो भंडारा चला रहा है। तो बोले तो फिर अपने को कुछ करना चाहिए। तो बोले चलो अपने तरफ से 50 बोरी। राजा को पता चलता है कि यार तो फिर राजा मैं हूं कि वो। तो बोले राज्य की तरफ से इतना बोरी हर महीना जाना चाहिए। तो हजारों लोग खाना खा रहे। तो एक दिन इसको एहसास होता है कि मेरे लिए तो 10 बोरी थी यार, मैं इतना खाया मैंने। तो जाके साधु जी को बोलता है कि मेरी मिस्टेक हो गई, आप भगवान को प्लीज बोलो और 2 जन्म में हिसाब सेटल करना, लंबा मत खींचे। तो थोड़े दिन के बाद साधु जी के पास वापस आता है और पूछता है क्या हुआ। तो बोले तुम जाके घर पे मजा करो, तुम्हारी 7 पीढ़ी बैठे बैठे खाएगी ना तो भी कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस जन्म में तुम्हारे वजह से हजारों भूखे लोग ने खाया है। ये बिजनेस में ऐसा है, अगर आप डिसीजन लोगे कि आप डायमंड जाओ, तो आपकी वजह से हजारों लोगों के घर में पैसा आएगा, उनके सपने पूरे होंगे, उनके वजह से और हजारों लोगों के सपने पूरे होंगे। ओके, तो अभी मेरी स्टोरी खत्म हो रही है। बैक टू दी होस्ट, विल कम बैक लेटर।